प्रश्न: ठोस अपशिष्ट पदार्थ क्या है? ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रकार और ठोस पदार्थों के नियंत्रण के उपाय बताएं। उत्तर: ठोस अपशिष्ट सॉलिड वेस्ट उपयोग के बाद जिनका कोई आर्थिक उपयोग नहीं होता है, अर्थात वह निरर्थक हो जाते हैं, उन्हें ठोस अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, कांच के सामान, डिब्बे, आवासीय कचरा आदि। पुराने समय में जूठन व गंदगियों को रास्ते में फेंक दिया जाता था। एथेंस में लगभग 320 बीसी में इन पर रोक लगाने के लिए एक कानून बनाया गया। साथ ही पूर्वी भूमध्य सागरीय नगरों में कचरा हटाने की व्यवस्था शुरू हुई। जनसंख्या के बढ़ने के साथ कचरों को नगर से बाहर ले जाने की कोशिश की गई। इसी प्रकार नगरों के कूड़ाघर प्रयोग में आए। यह ठोस अपशिष्ट पूरे विश्व में विद्यमान है क्योंकि इसके समुचित निस्तारण एवं डंपिंग की आवश्यकता है। भारत में लगभग सभी नगरों और कस्बों में संपर्क मार्ग प्लास्टिक के रंग बिरंगे थैलों और दूसरे कचरों से भरे दिखाई देते हैं। कचरे का आयतन कम करने के लिए उसे जलाया भी जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कचरा डालना या जलाना आज पर्यावरण के या स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वीकार्य नहीं है। विशेष रूप से विकसित देशों की प्रयोग करो और फेंको संस्कृति ठोस अपशिष्ट प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। हमारे गांव और शहरों में जगह जगह लगे कचरे के ढेर और उनमें पनपते रोग आज गंभीर खतरा बन चुके हैं। घर से कार्यालय या कॉलेज जाते समय और ट्रेन से किसी रेलवे स्टेशन पहुंचने से पूर्व न जाने कितने कचरों के ढेर मिल जाते हैं। कचरे में स्थानीय मवेशी प्लास्टिक की पन्नियों को अपना भोजन बनाते हैं तो कहीं सड़े गले कचरे के साथ इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी इनके पेट में चला जाता है। ऐसे में आज कचरे का प्रबंधन, पुनः उपयोग और पुनर्निर्माण समय की मांग है। देश के वैज्ञानिक संस्थानों में नई तकनीकों एवं प्रौद्योगिकी के सहारे कचरे का निर्माण किया जा रहा है, जिससे न केवल कचरे से निजात मिल रही है, बल्कि हम वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से संपन्नता की ओर स्थिर कदम बढ़ा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत के 7,935 शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 37 करोड़ 70 लाख निवासियों के कारण प्रतिदिन 1,70,000 टन ठोस अपशिष्ट पैदा होता है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक जब शहरों में 59 करोड़ नागरिक हो जाएंगे और आबादी बढ़ने से शहरों की सीमाएं समाप्त हो जाएंगी तो प्राकृतिक शहरी अपशिष्ट का प्रबंधन करना मुश्किल होगा। स्मार्ट सिटी व स्वच्छ भारत परियोजना के अंतर्गत हाल ही में नीति आयोग ने नगरपालिका ठोस अपशिष्ट की विशाल समस्या से निपटने के लिए एक त्रिवर्षीय एजेंडा तैयार किया है, जिसमें 7 वर्ष की रणनीति एवं 15 वर्ष की दूरदर्शिता अवधि तय की गई है। इसके तहत महानगरों में अपशिष्ट पदार्थ से ऊर्जा तैयार करने और उपनगरों व अर्धशहरी इलाकों में अपशिष्ट से खाद्य निर्माण को प्रस्तावित किया गया। नीति आयोग द्वारा वेस्ट टू एनर्जी कॉर्पोरेशन स्थापित करने का सुझाव दिया गया। यह निगम 2019 से 100 स्मार्ट शहरों में अपशिष्ट से ऊर्जा निर्माण के लिए संयंत्रों को स्थापित कर रहा है। स्वच्छ भारत अभियान पर गठित मुख्यमंत्रियों के उपसमूह ने वर्ष 2015 की रिपोर्ट में अपशिष्ट से ऊर्जा निर्माण संयंत्रों की सिफारिश की थी। यदि इस दिशा में तकनीकी विकास होता है तो जल्दी ही 330 मेगावाट से 511 मेगावाट बिजली उत्पन्न होने की संभावना है। अपशिष्ट की समस्या इतनी गहरी है कि उसके दहन से जहरीली गैसों के फैलने की आशंका है। क्योंकि अपशिष्ट में सड़ा गला भोजन, पन्नियां, प्लास्टिक व धातु का कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा सभी कुछ शामिल होता है, जिसके संयंत्र में दहन करने पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नगरीय कचरे की विशेषताएं। इस शब्द का प्रयोग सामान्यतः नगर, कस्बा या गांव के अधिकांश हानिरहित कचरे के वर्णन के लिए प्रयोग में लिया जाता है, जिसे नियमित रूप से इसे इकट्ठा करके शोधन या निपटारे के स्थान तक ले जाया जाता है। घर, संस्थाएं और व्यापारिक प्रतिष्ठान अनेक प्रकार के नगरीय कचरे जैसे कागज, कांच की बोतलें, अंडे के छिलके, जूठन इत्यादि इस कचरे के स्रोत भी है और उद्योग भी हैं। ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रकार। यह भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे खनन अपशिष्ट, चिकित्सा अपशिष्ट, नगरपालिका अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, फिशरिश अपशिष्ट तथा कृषि अपशिष्ट आदि। इसके अंतर्गत आने वाले जैसे मलबे का ढेर लग जाने पर उसे अन्यत्र डंप करना, जानवरों के मृत शरीर तथा रासायनिक व जैविक अपशिष्ट, घरेलू कचरा, वाहनों व इलेक्ट्रॉनिक कचरा, प्लास्टिक सामान व खाद्य पदार्थ, पेट्रोलियम उद्योग का अपशिष्ट तथा तांबा व एल्यूमिनियम से मछली क्षेत्र का कचरा तथा भूसा, गोबर, चारा, फसलों की जड़ें, तना आदि इसमें शामिल हैं। ठोस पदार्थों के नियंत्रण के उपाय। इसके मुख्यतः 3 घटक है। 1. पुनर्चक्रण रिसाइक्लिंग। 2. निबटारा डिस्पोजल। 3. स्रोत पर कमी सोर्स रिडक्शन। पुनर्चालन या पुनर्चक्रण। इसका अर्थ है कचरे के उन अंशों का दोबारा प्रयोग जिनका कुछ आर्थिक मूल्य हो।
इससे संसाधनों का संरक्षण, उत्पादन में ऊर्जा के उपयोग में कमी और प्रदूषण के स्तर में कमी इत्यादि लाभ प्राप्त होते हैं। एल्यूमीनियम और इस्पात जैसी वस्तुओं का कई बार पुनर्चालन संभव है तथा कांच, कागज, प्लास्टिकों और धातुओं का भी पुनर्चालन संभव है। पीसा हुआ कांच नए कांच को बनाने की तुलना में 50% ऊर्जा की बचत करता है। इसके कारण कांच बनाने वाली प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान भी गिर जाता है, जिससे ऊर्जा बचने के साथ साथ प्रदूषण भी कम होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कागज का पुनर्चालन जंगलों के संरक्षण में भी सहायक है, क्योंकि 1 टन कागज बनाने के लिए लगभग 17 पेड़ काटने पड़ते हैं। कागज के पुनर्चालन में रेशे कमजोर पड़ जाते हैं तथा पुनर्चक्रण उत्पादों के रंगों पर नियंत्रण रखना भी कठिन होता है। काग की लुगदी बनाना रद्दी कागज की अपेक्षा उसको फैलाना, रंग उड़ाना इत्यादि महंगा पड़ता है। हम देखते हैं कि प्रदूषण की संभावना रोकने के लिए खाद्य पदार्थों के डिब्बों में पुनर्चालित कागज उपयोग प्रतिबंधित है। निबटारा, यह एक आधुनिक सफाई युक्त भूभरा या मिट्टी की अम्ल सतह से बना गड्ढा होता है, जिस पर एक अभेद्य लेप लगा होता है। यह सफाई युक्त भूभरा या दाहन के द्वारा ही संभव है। इसमें ठोस अपशिष्ट को 1000 डिग्री सेल्सियस पर जलाया जाता है तथा ठोस अपशिष्ट राख ऊर्जा व गैस में बदला जाता है। इससे उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है। गैसीय प्रदूषकों के उत्सर्जन के कारण भस्मीकरण अपशिष्ट निपटान की पद्धति विवादास्पद है। इसके लिए कम भूमि की आवश्यकता है तथा इससे स्थानीय जल निकायों एवं भूमि जल पर प्रदूषण का असर नहीं होता है। स्रोत पर कमी, व्यक्तिगत स्तर पर हम अनावश्यक वस्तुओं का प्रयोग कम कर सकते हैं। इसमें कम से कम पैकेजिंग में वस्तुओं की खरीदारी करना, प्लास्टिक के थैलों के प्रयोग इत्यादि में कमी लाना शामिल है। किसी वस्तु के बनाने के लिए कम सामग्री का उपयोग, मात्रा कम करने के लिए उत्पादों की रूपरेखा, यथास्थल उत्पादों का पुनरुपयोग करना आदि इसके ढंग हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भूमि भराव एक सस्ता विकल्प है। इससे अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा एक साथ किया जा सकता है। इससे निकलने वाली मीथेन गैस से ऊर्जा भी बनाई जा सकती है। यह स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी लाता है। मुख्य रूप से कचरा, अपशिष्ट सामान व रसायन तथा नाभिकीय कचरे को समुद्री डंपिंग में डाला जाता है, जिससे जलीय जीव एवं मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। वर्गीकल्चर में अपशिष्ट पदार्थों में केंचुए को मिलाया जाता है, जो इन पदार्थों को तोड़कर एवं उसमें मलोत्सर्ग द्वारा इसे पोषक तत्वों द्वारा समृद्ध बनाता है। इसी प्रकार ताप अपघटन भी कार्बनिक पदार्थों के ताप अपघटन द्वारा चारकोल, एसीटोन एवं ईंधन गैस आदि का उत्पादन करता है। ठोस अपशिष्ट का प्रभाव, इसका प्रभाव जलीय जीव, मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर भी पड़ता है। ठोस अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा पारा जल में मिल जाता है, जिससे दूषित जल के कारण जलीय जीवों अर्थात मछली इत्यादि की मृत्यु हो जाती है। जल एवं मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है। जलीय जीवों पर प्लास्टिक ट्यूब आदि का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यह उनके संकटग्रस्त होने का भी एक कारण है। इनके अपशिष्ट पदार्थ के कारण मीथेन गैस उत्पन्न होती है, जो ग्रीन हाउस गैस है। इसमें लीचिंग एक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत यह अपशिष्ट पदार्थ मिट्टी एवं भूमिगत जल में पहुंचता है तथा उन्हें दूषित भी करता है। हवा के साथ यह रासायनिक जहर शरीर में पहुंचकर मानव शरीर को भी प्रभावित करता है। जन्म के समय बच्चों के वजन में कमी, कैंसर इत्यादि जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह ठोस अपशिष्ट जल में पानी के बहाव को रोककर आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ के खतरे को भी बढ़ा देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या, सार्वजनिक उदासीनता, जीवन पद्धति में परिवर्तन, अपर्याप्त सरकारी नीतियों एवं तीव्र नगरीकरण आदि को माना जा सकता है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.